हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बग़ैर समय को ख़राब करते हुए। तो देखते हैं सबसे पहले कि वैद्युत रसायन क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन वीडियो नंबर 1 है। तो ये हमारे दूसरे चैप्टर का पहला वीडियो है, वैद्युत रसायन का पहला वीडियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं या वैद्युत रसायन क्या है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं वैद्युत रसायन है क्या। ठीक है, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम ही वैद्युत रसायन है, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि वैद्युत रसायन है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। बच्चों, आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ना तो हम ऊर्जा का सृजन कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा का विनाश कर सकते हैं। तो उसी नियम के आधार पर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। हमने यहाँ पर दो प्रकार की ऊर्जाओं की बात करनी है, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। ठीक है ना, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा, वैद्युत रसायन का यहाँ पर छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। अर्थात वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, ठीक है, इसका भी अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, वैद्युत रसायन का आधार रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। तो बेटा, जो हम लोग वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलेगी जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, इसका वैद्युत रसायन में क्या महत्व है, ये सब चीज़ें समझने के लिए हम लोगों को चैप्टर में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे चल के हम लोग इसको। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है, फिर अपचयन क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या है, देखिए, पदार्थों मतलब परमाणुओं, अणुओं या आयनों। ठीक है ना, पदार्थों का मतलब यहाँ पर परमाणुओं से है, अणुओं से या फिर आयनों से। तो पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब सीधा सा ये है कि भाई, अगर कोई पदार्थ एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने का जो प्रक्रम है उसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है ना, पहले तो आप इसको दिमाग में डाल लीजिए कि अगर कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम ऑक्सीकरण कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रकार की अभिक्रिया के बारे में या दूसरे प्रकार के प्रक्रम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण का बिल्कुल अपोजिट, ऑक्सीकरण का एकदम उल्टा हमारा अपचयन होता है। देखते हैं अपचयन क्या है। पदार्थों अर्थात परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम अपचयन कहलाता है। अर्थात कोई पदार्थ यानी कि कोई अणु, परमाणु या आयन कोई भी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम अपचयन कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ पर उदाहरण के द्वारा देख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर दो उदाहरण लिए हुए हैं। पहला उदाहरण है जिंक का। तो देखिए, यहाँ पर जिंक हमारी एक धातु है और जिंक के इसने क्या किया हुआ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर 2 यूनिट धनावेश आ रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीकरण प्रक्रम हो जाएगा। अर्थात जब भी कोई पदार्थ या जब भी कोई अणु या कोई परमाणु या आयन एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कह देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिंक यहाँ पर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर जिंक का ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है,
इसके बाद हम लोगों ने अपचयन के बारे में पढ़ा था। तो अपचयन में हमने आपको क्या बताया था, अपचयन का सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई पदार्थ दो या उससे अधिक, ठीक है ना, मतलब दो जरूरी नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो, जब भी कोई पदार्थ एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम जो है वो अपचयन कहलाता है। तो अपचयन का यहाँ पर एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कॉपर आयन को लिया है, ठीक है, इसके ऊपर देख सकते हो पहले से ही 2 यूनिट धनावेश है। अब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये हमारा कॉपर में अपचयित हो गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो ये प्रक्रम हमारा अपचयन कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम अपचयन। छोटी छोटी परिभाषाएं, तो ये चूँकि अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास में भी पढ़ी होंगी, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या फिर रेडॉक्स। देखिए रेडॉक्स वर्ड जो है वो अंग्रेजी में 2 छोटे छोटे शब्दों को मिलकर के बनाया गया है, जैसे कि रेड ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स, ठीक है ना। तो रेड का मतलब होता है बेटा रिडक्शन, रेड जो है वो रिडक्शन की शॉर्ट फॉर्म है, जहाँ पर रिडक्शन का मतलब है अपचयन, और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है ऑक्सीकरण। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं मतलब ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जहाँ पर ऑक्सीकरण का प्रक्रम भी हो और अपचयन का भी प्रक्रम हो, एक साथ हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रियाएं या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब आप सभी लोग जानते हो, ट्रांसफ़र, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी के पास 50 रुपये हैं, ठीक है, उसने अपने पास से वो 50 रुपये में से 20 रुपये अपने दोस्त को दे दिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जिसने दिए हैं उसके पास से 20 रुपये कम हो जाएंगे और दूसरा जिसने लिए हैं उसके पास वो 20 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो बिल्कुल वही प्रोसेस या फिर वही पूरा सिस्टम यहाँ पर भी है। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब एक पदार्थ जो है वो किसी दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा पदार्थ वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आप उससे ले लेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि भाई जब यहाँ पर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा पदार्थ तुरंत ही उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने का प्रक्रम क्या हो गया, अपचयन, है ना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और उसके उल्टे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम क्या हो गया, अपचयन। तो आप देख सकते हो कि रेडॉक्स अभिक्रिया में तो भाई दोनों ही काम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का भी प्रक्रम हो रहा है और अपचयन का भी प्रक्रम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ये तो ठीक है, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया जो हमारी होती है उसमें आपको अपचयन भी देखने को मिलेगा और ऑक्सीकरण भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर केवल अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की ये पहचान होती है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ होंगे, कोई एक प्रक्रम अकेला नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे अपचायक और ऑक्सीकारक के बारे में। देखिएगा बेटा, आप लोगों ने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन देने का प्रक्रम, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम, ठीक है। और अपचयन क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपचायक। देखिए शब्द है अपचायक, तो बच्चे इसका जनरली जो सेंस जो है वो अपचयन से लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। भाई देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अपचायक क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है उसे अपचायक कहते हैं। समझिए, ध्यान से देखिएगा, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होगा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ हमारा अपचायक कहलाता है। समझ रहे हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो जिंक, जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा है, तो इसका मतलब जिंक का ऑक्सीकरण हुआ।
और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वही अपचायक कहलाएगा। तो हमारा यहाँ पर जिंक क्या है, वो अपचायक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीकारक या फिर उपचायक। ऑक्सीकारक या उपचायक एक ही बात है। तो उपचायक क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं। मतलब हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम अपचयन, मतलब हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो पदार्थ हमारा ऑक्सीकारक कहलाता है। तो यहाँ पर अपोजिट होता है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो अपचायक और जिसका अपचयन हुआ वो ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए नोट में हमने कुछ लिखा हुआ है, जैसे जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छी बात और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोगों को इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, केवल तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को देख करके भी आप बता सकते हो कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। तो आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पर जिंक और कॉपर के दो उदाहरण ले रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए जिंक की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 है। कितनी है बेटा, 0 है। जब कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती है तो उस केस में ऑक्सीकरण संख्या 0 मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारे जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 हो गई है। कितनी हो गई है, +2 हो गई। मतलब 0 से +2, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि भाई जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या में कमी पर क्या होगा। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। मतलब अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या घटेगी और ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या अभी +2 है, ठीक है ना। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और ग्रहण किया है तो इसका मतलब अपचयन है। तो अपचयन होने के बाद क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 से 0 हो रही है ना। +2 से 0 मतलब घट गई ना। तो ऑक्सीकरण संख्या जब हमारी घट जाती है या ऑक्सीकरण संख्या हमारी जब कम हो जाती है तो इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग जो है अपचयन बोलते हैं। समझ गए। तो इस तरीके से भी आप लोग ऑक्सीकरण और अपचयन को समझ सकते हो। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस चैप्टर के हम लोग अन्य टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए नए से नए वीडियोस लेकर के आते रहें, ठीक है बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।